आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने के पहले हम महान दार्शनिक अरस्तू के एक सुवचन पर विचार करेंगे। वो कहते हैं कि इंसान लक्ष्यों के लिए जीने वाला एक प्राणी है और यह उसके जीवन का वास्तविक अर्थ है। वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करे और उन्हें प्राप्त करता रहे। वास्तविक में वास्तविक जीवन में हम पाते भी हैं कि हम रोज़ एक छोटा या बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होकर हम कार्य करते हैं। कई दफ़े वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो भी जाता है और बहुत बार हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, अगर हमने ईमानदारीपूर्वक प्रयास किया है तो हमें इस बात का संतोष ज़रूर रहता है कि हाँ, मैंने प्रयास किया। और ये किस्मत की बात होती है और समझिए पुरुषार्थ भी इसमें शामिल है कि वो हमें लक्ष्य मिल जाए। लेकिन नहीं भी मिलने पर इसका मलाल हमें नहीं होना चाहिए, बस प्रयास ईमानदार होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 26 अगस्त को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें करीब 140 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। और पेंटागन के मुताबिक इस हमले में 13 से ज़्यादा अमेरिकी कमांडोज भी मारे गए हैं और 2 दर्जन के करीब अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तालिबान ने भी कहा है कि उसके 28 लड़ाके इस विस्फोट में मारे गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के अनुसार पहला हमला एबे गेट के पास हुआ, जो हमीद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गेट है, और दूसरा जो धमाका हुआ है वो होटल बारोन के पास हुआ है, जो उससे कुछ दूरी पर स्थित है। ये जो धमाका है इसके पीछे IS खुरासान के अमीर डॉक्टर साहब अल मुहाजिर का हाथ माना जा रहा है और इसे हाल में ही तालिबान ने जेल से रिहा किया था। नेक्स्ट, इस घटना के बाद USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लेंगे और इसी कारण उन्होंने सिंबॉलिक रूप से अमेरिका के वाशिंगटन में अमेरिकी झंडा को 30 अगस्त के लिए आधा झुका दिया है। और ये जो जो हमला है इसको हाल के दिनों में अमेरिकन फोर्सेस पर दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और इसके पहले जो हमला हुआ था वो करीब 5 अगस्त 2011 ईस्वी को हुआ था। इसमें तालिबान ने ये आपका मैदान वर्दक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, उसके टांगी घाटी में एक चिनूक हेलीकॉप्टर को मार कर गिरा दिया था, जिसमें करीब 38 लोग सवार थे, जिसमें 23 अमेरिकन जो आपके नेवी सील कमांडोज होते हैं वो थे। तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की। और उसके बाद देखा जा रहा है कि अमेरिका में समझिए कि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अभी जो हाल में जो काबुल में जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसका अंदेशा तो था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन इस तरह का अंदेशा नहीं था। इसलिए अभी देखिए 15 अगस्त को जो बाइडेन ने कहा था कि वो 1000 अतिरिक्त सैनिकों को अफ़गानिस्तान भेजेंगे, जो कि वहाँ रह रहे अमेरिकी सैनिक और जो अफ़गानी नागरिक हैं जिन्होंने नाटो और ISAF फोर्सेस को सहायता दी है और इंटेलिजेंस में या वहाँ के सैनिक के रूप में लड़े हैं। तो उन्हें और उनके परिवार दोनों को अमेरिका जो है अपने यहाँ रहने के लिए इजाज़त देगा और उन्हें शरणार्थी के रूप में रखेगा। इसके लिए 1000 अतिरिक्त फोर्स को भी भेजने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वहाँ इतना बड़ा हमला हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अफ़गानिस्तान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं अभी, अमरुल्लाह सालेह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे जब अशरफ गनी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वे अभी अपना क्षेत्र पंजशीर में बनाए हुए हैं और वो पंजशीर में अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। और अभी तालिबान को बहुत बड़ी टक्कर पंजशीर में मिल रही है और तालिबान के करीब 400 से ज़्यादा लड़ाके वहाँ मारे जा चुके हैं। और पंजशीर शुरू से तालिबान के लिए एक अजेय कह ले दुर्ग के रूप में साबित हुआ है। पहले भी तालिबान का उस पर कब्जा नहीं हो सका है। उस समय वहाँ अहमद शाह मसूद वहाँ लीड किया करते थे वहाँ के फोर्सेस को, और जिसके कारण उनको पंजशीर का शेर भी कहा जाता था। और ये जो अहमद मसूद हैं उन्हीं अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और अहमद शाह मसूद के बेटे और अमरुल्लाह सालेह दोनों मिल करके वहाँ तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर रखा है और उन्होंने ये कहा भी था कि वे देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, अशरफ गनी की तरह देश छोड़ करके नहीं जाएंगे। और ये अमरुल्लाह सालेह का हाल में एक ट्वीट भी आया था कि IS खुरासान और तालिबान बेसिकली मिले हुए हैं, और ये कुछ उसी तरह की बात है जैसे पाकिस्तान क्वेटा सूरा से अपने लिंक रखते हुए भी कहता है कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो यही संबंध अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि तालिबान और IS खुरासान के बीच में है। नेक्स्ट, भारत, अमेरिका और ताइवान से चीन की तनातनी रहती ही है। इसी बीच ताइवान और चीन में अभी हाल के दिनों में बहुत ठन गई है, क्योंकि अमेरिका के टेक्सास राज्य के सीनेटर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ताइवान में अमेरिका के करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं। और ये जो सीनेटर हैं उनका नाम है जॉन कॉर्निन।
इन्होंने कहा है कि अमेरिकन सैनिकों की संख्या ताइवान में 30,000 है, दक्षिण कोरिया में करीब 28,000 सैनिक हैं और जापान सागर में करीब करीब 50,000 सैनिक हैं और जर्मनी में 35,486 सैनिक हैं और अफ्रीका में करीब 7,000 सैनिक हैं और अफ़गानिस्तान में करीब 2,500 सैनिक हैं। और इस ट्वीट के बाद अमेरिका में काफ़ी विवाद हो गया और उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया है और चीन ने भी ताइवान को धमकी दे दी कि अगर अमेरिकी सैनिकों को अगर वहाँ रखे हुए तो इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा और अमेरिकन फोर्सेस का हाल वो वैसा ही कर देगा जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कर दिया है। और जबकि इस ट्वीट के बाद अमेरिका में काफ़ी खलबली मच गई और बाद में सीनेटर ने अपना ट्वीट को डिलीट भी कर दिया क्योंकि अभी ताइवान में कोई अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं है। अमेरिका का मिलिट्री बेस 1954 से 1979 के बीच में था और उस समय वहाँ 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान डिफेंस कमांड के अंतर्गत इस फौज की तैनाती थी और बाद में समझिए कि इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, कोई वहाँ सैनिकों की तैनाती नहीं है, इसीलिए बाद में इस ट्वीट को सीनेटर ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं सिख और हिंदू और साथ में भारत में शरण लेने के इच्छुक जो अफ़गानी नागरिक हैं और कुछ नेपाल के नागरिक इत्यादि को वहाँ से निकाल कर वायु मार्ग द्वारा अपने यहाँ ले आ रहा है और इस कार्यवाही का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है और यह जो है ऑपरेशन देवी शक्ति ये 16 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। और आपको पता होगा कि 25 मार्च 2021 को काबुल में सिखों पर बहुत बड़ा एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें करीब 25 अफ़गानी सिख मारे गए थे और उसके बाद से सिखों के अंदर बहुत डर का माहौल था और ऐसा बताया जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे हिंदू या सिख उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। और अभी जो है निशान साहब को भी वहाँ पर समझिए हटा दिया गया था जो कि न्यूज़ में आया था। तो इस प्रकार वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा भय है। हालांकि जो भी वहाँ मुसलमान भी है, जो शिया हैं या और भी जो मतलब समझिए कि तालिबान से जो इत्तेफाक नहीं रखने वाले लोग हैं, जो तालिबान को पसंद नहीं करते, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है और वो देश को छोड़ देना चाहते हैं। तो यही कारण है कि भारत भी अपने लोगों को ले करके आ रहा है और अब तक करीब 800 से ज़्यादा लोगों को बचाकर भारत लाया जा चुका है और इसमें इनको पहले तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे भेजा जा रहा है आपके यूएन या यूएस या अन्य देशों के जो प्लेन हैं उनके द्वारा और फिर उसके बाद दुशांबे से भारत लाया जा रहा है क्योंकि पहले डायरेक्ट भारत की फ़्लाइट वहाँ पर मतलब ग्लोब मास्टर वगैरह काबुल जा कर के ले आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थिति बहुत विकट हो गई जिसके कारण इनको दुशांबे से रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी हाल में जो सिख शरणार्थी हैं उनके साथ गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियाँ भी आई हैं जिनको कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिसीव किया और काफ़ी इसको इज्जत देते हुए अपने सर पर रख के वे लेकर आए। आप सबने फुटेज देखी होगी। और इन तीनों प्रतियों को दिल्ली के तिलक नगर में जो गुरु अर्जुन देव जी का गुरुद्वारा है, जिसको काबुली गुरुद्वारा भी कहा जाता है, उसके अंदर रखा गया है। नेक्स्ट, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते, वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल के दिनों में भी वे सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे और इस बात को लेकर के फिलीपींस में बहुत बड़ा मतलब यह चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं और फिलीपींस सहित कई देशों ने इसकी आलोचना की है। और साथ ही बात यह है कि उनकी बेटी और अन्य जो सदस्य हैं परिवार के वो भी नाराज़ हो गए हैं क्योंकि फिलीपींस में आम चुनाव होना है मई 2022 में और फिलीपींस के कानून के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा इस पद पर निर्वाचित नहीं रह सकता है। और जबकि जो रोड्रिगो हैं वो 2012 से 17 तक तथा 2017 से 22 तक इस पद पर निर्वाचित रहे हैं और वो तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। और उनकी जो बेटी हैं जो कि दावाओं शहर की मेयर भी हैं, वो खुद राष्ट्रपति पद की एक उम्मीदवार हैं और ऐसे में ये अच्छा नहीं माना जा रहा क्योंकि जो रोड्रिगो हैं वो पहले भी एक विवादित व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के प्रति कई बार बहुत अपशब्द भी बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति। और कोरोना से निपटने में भी फिलीपींस के राष्ट्रपति नाकाम रहे हैं और हाल में जो ड्रग्स के जो स्मगलर्स थे और मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब फांसी की सज़ा, सैकड़ों की संख्या में जो जो माफिया थे, पेडलर्स थे, उनको वहाँ फांसी की सज़ा दी गई। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप वगैरह के लोग भी बहुत ज़्यादा
मतलब उस देश का जो कानून है और जो कार्रवाई है उसके प्रति नाराज़गी उन्होंने जाहिर की है। तो इस प्रकार जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी विवादित रहे हैं और थोड़े से सनकी मिजाज के भी माने जाते हैं। नेक्स्ट, चीन के बड़े उद्योगपतियों एवं जो मशहूर हस्तियां हैं उनके ऊपर सरकार की गाज गिर रही है और सरकार उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है। अभी हाल के दिनों में इसकी गाज गिरी है चीन की एक फिल्म एवं टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्री झेंग शुआंग पर। इन पर शंघाई म्यूनिसिपल टैक्स सर्विस ने 2019-20 की अघोषित आय पर करीब 4.6 करोड़ डॉलर यानी 345 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही झेंग के सभी रेडियो टीवी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। और अभी ये देखा गया है कि चीन में जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हों या और कलाकार जैसे हों, उन पर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और आप सबको पता होगा कि विश्व की विख्यात ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है अलीबाबा, उसके संस्थापक जैकमा को भी कई महीनों तक नज़रबंद रखा गया था और पता नहीं चल रहा था कि वे कहाँ पर हैं। और एक और घटना हुई है कि कोरोना से निपटने में चीन की जो पॉलिसी रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली 37 वर्षीय पत्रकार जो हैं झैंग झैन, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था और वो अभी भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन चीन की सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही है। नेक्स्ट, हैटी में एक बार फिर भूकंप आया है। हैटी जो कि नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है जो कैरेबियन सी में स्थित है, वहाँ हमेशा समझिए कि भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी जो हैं समुद्र के अंदर जागृत अवस्था में हैं और प्लेट्स वगैरह में मूवमेंट वहाँ होती रहती है, तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया माना जाता है। तो उसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन से करीब 125 किलोमीटर दूर 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है और इस भूकंप से अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो हैं घायल होकर विस्थापित हो गए हैं। और यह देश पहले से ही समझिए कि समस्याओं से जूझ रहा है। अभी हाल में ही हैटी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइसे, उनकी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने 7 जुलाई 2021 को उनके आवास पर ही हत्या कर दी थी और इसके बाद पूरे हैती में अराजकता का माहौल कायम हो गया था। और इसके साथ ही यह देश कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से भी जूझ रहा था काफ़ी बुरी तरीके से। और ये जो जस्ट मतलब दोनों समस्याओं के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जो एरियल हेनरी हैं, उन्होंने 1 महीने का आपातकाल लगा दिया और इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने OSAID प्रशासक समंथा पावर को वहाँ पर सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। और इसके अलावा जो निकटवर्ती देश हैं अर्जेंटीना और चिली, उन्होंने भी मदद की पेशकश की है। और हैटी में भूकंप का पुराना इतिहास रहा है। करीब 12 जनवरी 2010 को भी वहाँ एक भूकंप आया था जिसमें 3,16,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे। और ये जो भूकंप अभी आया है हाल का, जो 14 अगस्त वाला, ये समझिए कि उसकी जो है अलास्का में भी फील किया गया उसको। और इसके अलावा दुनिया के अब तो अन्य कई हिस्सों में भी उसी समय पर भूकंप आया था। तो हैती बहुत समझिए कि भूकंप के लिहाज से संवेदनशील देश है। नेक्स्ट, 28 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेफ्ताली बेनेट, इन दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस वाशिंगटन में हुई है। और इसके बाद जो बाइडेन ने कहा है कि यदि ईरान के परमाणु संकट का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो वे अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। इन दोनों की अब तक की ये पहली मुलाकात मानी जा रही है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने बाइडेन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ईरान को कभी परमाणु बम वे बनाने नहीं देंगे। और ईरान जबकि कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण है और साथ ही वह यह भी मतलब ख्याल रखता है कि वो इजराइल को नक्शे पर से मिटा देगा। हालांकि यूरेनियम की प्राप्ति तो ईरान से हुई है, पर वो कहता है कि वो इसे संवर्धित कर रहा है जिससे कि वो ऊर्जा की प्राप्ति कर सके। यानी ईरान डिनाई करता है कि वो परमाणु बम बनाने का कोई कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि, और अमेरिका का भी कहना है कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है। और ये जो मुलाकात हुई है ये करीब 24 घंटे के लिए टल गई थी, चूँकि काबुल में जो डबल अटैक हुआ था। और बाइडेन भी कह रहे हैं कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर वे आश्वस्त हैं और इजराइल की जो आयरन डोम मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है उसका भी उन्होंने स्वागत किया है। और इजराइल के न्यूज़पेपर हॉरिट्स ने भी कहा है कि दोनों देश के बयान दर्शाते हैं कि भले ही खिलाड़ी बदल गए हों पर खेल वैसा ही चलता रहेगा। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ी पर आकाशीय विद्युत को निष्क्रिय करने के लिए एक प्रयोग किया जा रहा है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने इसके लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया है और इसे वैज्ञानिक जीन पियरे वोल्फ
अपना नेतृत्व दे रहे हैं और इनका लेज़र किरणों पर बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ की जो सैंटीज़ चोटी है उस पर मतलब रेडियो ट्रांसमिशन टावर है, उस पर एक बहुत बड़ा लेज़र लाइट लगाया गया है और जब आकाश में बिजली पैदा होती है तब ये लेज़र लाइट छोड़ता है और जो विद्युत रॉड की भांति कार्य कर आकाशीय विद्युत को निष्क्रिय कर देता है। जीन पियरी की टीम में पेरिस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, लाउसेन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, रॉकेट निर्माता कंपनी एरियन के साइंटिस्ट हैं और जर्मन लेजर निर्माता कंपनी ट्रम्फ के भी साइंटिस्ट शामिल हैं। इसमें लेजर लाइट साइंटिस्ट पहाड़ी की चोटी पर लगाया गया है जो कि करीब 8,200 फुट की ऊंचाई पर है और माना जाता है कि यह इकलौती यूरोपीय चोटी है जिस पर स्थित रेडियो ट्रांसमिशन टावर पर 300 से 400 बार साल भर में बिजली गिरती है। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।